पहाड़ों में एक्सीडेंट्स की संख्या थोड़ी ज्यादा ही होती है क्योंकि वहाँ के रास्ते काफी पतले होते हैं। तो हुआ ये था कि एक बार बोर्डिंग स्कूल का एक बच्चा ऋषि अपने सारे स्कूल के दोस्तों के साथ वहाँ के मशहूर जंगल में घूमने जा रहे थे। वो सारे 12वीं के छात्र थे। ऋषि और उसके दोस्त बहुत ही शैतान थे। यार इस टीचर ने ना अलग ही परेशान कर रखा है। जब देखो तब हमें पनिश ही कर देती है। आज ना जंगल में इस टीचर को सबक सिखाएंगे। मेरा बस चले तो मैं उसे बाहर से धक्का मार के उसे खौफनाक खाई में गिरा दूं। फिर वो सारे उस जंगल में पहुंच गए। वो जंगल बहुत ही सुंदर था, पर हुआ ये कि अचानक से मौसम खराब होने लगा और सारे जल्दी जल्दी बस की तरफ दौड़ने लगे। पर ऋषि का पाँव फिसल गया, जिस वजह से वो फिसलते हुए थोड़ा नीचे की ओर चला गया। उसके एक दोस्त ने उसे गिरते हुए देखा था, पर उसने किसी को नहीं बताया। सब अपने धुन में थे, जिस वजह से किसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ऋषि नहीं लौटा था। सारे बच्चे आ गए तो ऋषि के दोस्त ने जवाब दिया, हाँ टीचर, सब आ गया। ठीक है ड्राइवर, सारे बच्चे आ गए, जल्दी हॉस्टल चल लो, मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा है। दूसरी तरफ ऋषि कोशिश कर रहा था कि वो ऊपर आ जाए, मगर वो जितनी भी बार कोशिश करता वो उतने ही नीचे फिसलते हुए चला जाता और आखिरकार वो एक बड़े से खाई से नीचे गिर गया। अब मजा आया होगा ऋषि को। अब जब अकेले चलते चलते वापस आएगा तब उसे समझ में आएगा ना, जाने अपने आप को क्या समझ रखा है उसने। अच्छा हुआ उसे अब तक ये नहीं पता कि वो टीचर मेरे पापा हैं। ऋषि उस रात अपने दोस्त के कमरे में पहुंचा, जहां और भी बच्चे सोए हुए थे, मगर ऋषि अब किसी को नहीं दिख रहा था सिवाय उसके दोस्त के। उसने अपने दोस्त के ऊपर से चादर खींचते हुए कहा, क्या बात है दोस्त, तू बड़े चैन से सो रहा है। हे भगवान ऋषि, ये तेरे कपड़ों को क्या हो गया है? इतने गंदे क्यों हो गए हैं? और तेरी आवाज को क्या हो गया है? और तू इतने अंधेरे में क्यों खड़ा है? मुझे तेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। आ बैठ के आराम से बात करते हैं। जैसे ही ऋषि उसके पास आया तो उसके दोस्त की चीख निकल गई और उसके आसपास के सारे बच्चे जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहा है? ना खुद सोता है ना सोने देता है। देख ना ऋषि कैसा दिख रहा है। कहाँ है ऋषि? तेरी आंखें भी खराब हो गई है क्या? सो जा चुपचाप, कोई नहीं है यहाँ। और अचानक से न जाने क्या हुआ, वो अपने आप बिस्तर से उठ के सीधा चलने लगा और हॉस्टल का दीवार कूद के बारिश में भीगते हुए पैदल उस जंगल तक चला गया। और वहाँ जाके उसे होश आया। उसने चौंकते हुए कहा, अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अभी हॉस्टल में था। तुझे यहाँ मैं लेके आया हूँ। नीचे देख, ये जो खाई है ना, तेरे वजह से मैं यहाँ गिर गया। तू मुझे बचा सकता था, मगर तूने मुझे नहीं बचाया। अब तेरी बारी है दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। मगर ऋषि ने उसकी एक ना सुनी। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे अपने साथ लेते हुए उस खाई में कूद गया। सुरेश प्रधान को अभी अभी रेलवे में नौकरी लगी थी। वो मालगाड़ी का गार्ड बना था। चलो नौकरी तो मुझे मिल गई, लेकिन जरा निराशा होती है। पैसेंजर ट्रेन का गार्ड होता तो चहल पहल रहती। यहाँ तो अकेले बड़ा बोरिंग लगता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, कैसी चल रही है तेरी नौकरी? अरे ये बड़े अकेले अकेले का काम है। मालगाड़ी तो काफी लंबी होती है, करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। सामने ड्राइवर और साथ में और एक को पायलट रहता है और मुझे एकदम पीछे अकेले अकेले गार्ड के डिब्बे में रहना पड़ता है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई देखने वाला तक नहीं होता। अरे अगर ऐसी बात है तो तुझे डर नहीं लगता? भाई नौकरी है, करनी पड़ेगी।
डरने से नहीं चलेगा। कभी कभी तो मालगाड़ी को सिग्नल नहीं मिलने पर स्टेशन से मीलों दूर वीरान जगह में रुक जाती है। रात में तो वो और भी खतरनाक लगता है। वीरान जगह में घंटों रुके रहो, फिर घंटों बाद जब सिग्नल मिलती है तो गाड़ी फिर धीरे धीरे बढ़ती है। इस बीच नीचे उतरकर माल डब्बे की चेकिंग करनी पड़ती है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। तो रात में जब सुनसान इलाके में मालगाड़ी रुक जाती है तो तुम्हें भूतों का डर नहीं लगता? देखो भाई, भूत तो अब तक मैंने नहीं देखे, लेकिन रात में उस वीरान जगहों पर लुटेरों से जरूर डर लगता है। एक रात सुरेश मालगाड़ी के गार्ड के डब्बे पे था। एक छोटे से स्टेशन पर सिग्नल नहीं मिली तो करीब 3-4 किलोमीटर दूर मालगाड़ी वीरान जगह में खड़ी हो गई। क्या मुसीबत आ गई। अब मुझे उतरकर डब्बों की चेकिंग करते हुए सामने की तरफ जाना पड़ेगा। इंजन तो करीब 1 किलोमीटर दूर है। उसने टॉर्च लिया और डब्बों की जांच करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब वो गाड़ी के करीब आधी दूर तक पहुंच गया तो अचानक से मालगाड़ी चल दी। ऐसे कैसे गाड़ी चल सकती है? जब तक मैं गार्ड के डिब्बे से हरी बत्ती ना दिखाऊं गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। जरूर ड्राइवर से कोई गलती हुई होगी। अरे ये क्या, मेरे गार्ड के डिब्बे से कोई हरी बत्ती हिलाकर ड्राइवर को दिखा रहा है। कौन हो सकता है ये? जब गार्ड का डिब्बा सुरेश के सामने से गुजरने लगा तो सुरेश ने जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या, एक हड्डी के ढांचे का कंकाल मेरे बदले हरी बत्ती दिखा रहा है और ये तो मुझे देखकर दांत दिखाकर हंस भी रहा है। लेकिन गाड़ी कुछ दूर आगे चलकर रुक जाती है। सुरेश दौड़कर गार्ड के डब्बे में चढ़ जाता है। तभी एक आवाज आई, अब समझे सुरेश बाबू, मैं भूत। मालगाड़ियाँ मुझे बहुत प्यारी है। देख मैंने तुझे कैसा बुद्धू बनाया। मुझे गार्ड लोग बहुत अच्छे लगते हैं और तू डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तू अब चला अपनी गाड़ी। इतने में 4 आदमी मुंह पर नकाब बांधे अंधेरे से निकलकर डब्बे में चढ़ गए। अरे गार्ड, जितने पैसे हैं तेरे पास निकाल कर अभी दे दे, वरना तेरी लाश रेलवे पटरी पर होगी। सुरेश समझ गया कि आज वो लुटेरे के पंजे में फंस गया है। लेकिन तभी अजीब बात हो गई। चारों लुटेरे वहीं चित पड़ गए, जैसे किसी ने उनकी जमकर धुलाई की हो। अब उस भूत की आवाज फिर से आई, तू डर मत सुरेश, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे भी आज से 20 साल पहले कुछ लुटेरों ने इसी तरह लूट कर मार डाला था और तब से मैं हर उस मालगाड़ी के गार्ड की रक्षा करता हूँ और लुटेरों को मार डालता हूँ। रजनी का घर शहर से थोड़े दूर एक गांव में था और उसे रोज शहर जाने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। वो शहर में एक छोटे से दुकान में काम किया करती थी। उसके घर पे उसकी एक बूढ़ी माँ और एक बड़ा भाई था। वो रोज सुबह अपने घर से निकलती और शाम को वापस आ जाती। तो हर रोज की तरह वो आज भी सुबह निकली शहर के लिए। क्या बात है रजनी, आज आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या हुआ भैया, उस जंगल के रास्ते से आते वक्त मेरा पैर एक अजीब से लाल पत्थर से टकरा गया और जिस वजह से मेरी चप्पल टूट गई, तो मैं रास्ते भर लंगड़ाते हुए आई हूँ। दुकानदार लाल पत्थर सुन के थोड़ा घबरा गया था। उसने अपने मन में ही कहा, कहीं ये भूत चुड़ैल तो नहीं जिसने पिछले साल उस लड़की की जान ली थी। ये भी तो उसी गांव की है और आज तो अमावस भी है। न जाने इस बार क्या होना लिखा है। दुकानदार ये सब मन में ही सोचता हुआ अपने काम में लग गया। शाम हो गई थी और रजनी की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, तो वो घर के लिए निकल पड़ी। मगर रास्ते में अचानक झमाझम बारिश होने लगी, तो वो एक बस स्टैंड के पास रुक गई। अरे ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो जाते जाते रात हो जाएगी और उस जंगल के रास्ते पर तो कहीं लाइट तक नहीं है। अरे भगवान जी, ये बारिश को रोक दो। कुछ घंटे बाद बारिश थम गई और रजनी अपने घर के लिए निकल पड़ी और थोड़ी देर बाद वो उस जंगल के पास पहुंच गई और उसने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर की ओर बढ़ने लगी।
एक तो ये अंधेरा और ऊपर से इस बारिश की वजह से कीचड़ अलग ही चिपचिप कर रहे हैं। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। और तभी अचानक उसके बाल एक पेड़ के झाड़ में फंस गए। रजनी के बाल बहुत मोटे और लंबे थे। उसने अपने बाल निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो निकल ही नहीं पाए। फिर उसने अपना क्लिप खोलकर अपने बालों को उस झाड़ से निकाल लिया और तभी उसकी बालों की खुशबू एक चुड़ैल की नाक तक जा पहुंची। आह, ऐसी बालों की खुशबू तो मुझे कई बरसों बाद मिल रहे हैं। चुड़ैल उड़ती हुई उसके पास पहुंच गई, मगर अंधेरा होने के कारण उसने चुड़ैल को नहीं देखा और उसने तुरंत अपने बालों को बांध लिया। वो लगभग अपने घर के पास पहुंच ही गई थी कि वो चुड़ैल उसके फोन के फ्लैशलाइट के पास आ गई। वो डर के मारे नीचे गिर गई। मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे जाने दे दूं? तुझे याद नहीं है क्या? आज सुबह तूने मेरे मौत के पत्थर को लात मारी थी और जो कोई भी उस पत्थर को लात मार के जाता है उसको हमारे साथ हमेशा के लिए जाना पड़ता है। उसने भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो भाग ही नहीं पाई। और तभी उसके बाल फिर से एक झाड़ से जा लगे और उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए वहाँ बहुत सारी चुड़ैलें आ गई और फिर सारे उसे उठा के अपनी दुनिया में ले गए हमेशा हमेशा के लिए। और अगले साल के अमावस में रजनी चुड़ैल के रूप में अपने भाई को दिखी।